Hello friends, today we will read the topic भाषा और व्याकरण of हिंदी grammar. So let's start our topic. मनुष्य अपने भावों और विचारों को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करता है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कभी संकेतों, कभी मौखिक और कभी लिखित माध्यमों का प्रयोग करता है। शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। ये यहाँ पे हमें भाषा की डेफिनेशन बता दी गई। शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। जैसे ये पिक्चर देखिए आप, मुझे परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अरे वाह बधाई हो। यानी कि ये अपने विचारों का इसके साथ आदान प्रदान कर रही है। इसके विचार इसके पास गए और इसने उन्हें सुनकर इसका जवाब दिया। दिए गए चित्र में रितिका अपने मित्र अंशिका को बोलकर अपने प्रथम स्थान प्राप्त करने के बारे में बता रही है। अंशिका भी रितिका की बात सुनकर उसे बधाई दे रही है। परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव या विचार स्वयं समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उन्हें भाषा कहते हैं। भाष धातु का अर्थ है बोलना। मुख से उच्चारित ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वह भिन्न भिन्न ध्वनियों का निर्माण कर पाती है और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मुख से जो कुछ बोलना तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इस रूप का प्रयोग होता है। लिखित भाषा: अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र आदि में भाषा के इस रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि भाषा के दो रूप होते हैं, मुख से बोलकर और सुनकर समझा जाए वह मौखिक भाषा, लिखकर और दूसरे के द्वारा पढ़कर जो समझी जाए वो लिखित भाषा। मातृभाषा: मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ से प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे शिशु अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे यदि माँ गुजराती बोलती है तो बच्चे भी गुजराती होंगे, यदि माँ की भाषा तेलुगु है तो बच्चे की भाषा भी तेलुगु होगी। राजभाषा वह भाषा है जो देश के सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रतिवर्ष सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे चीन की राष्ट्रभाषा चीनी है, ब्रिटेन की अंग्रेजी, भारत में हिंदी का प्रयोग एक बड़े भूभाग में किया जाता है, साथ ही सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में किया जाता है, इसलिए हिंदी संपूर्ण राष्ट्र की भाषा है। इस रूप में इसे राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं, परंतु अभी हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है, यानी कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। मानक भाषा भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों, भाषाविदों, शिक्षाविदों द्वारा जिस भाषा को मान्यता दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप से प्रचलित हो सकते हैं। उनमें से किसी एक के रूप को विद्वानों द्वारा मानक के रूप में मान्यता दी जाती है। जैसे दुख, पहले हम दुख ऐसे लिखते थे, अब इसे मान लिया गया है। रुपए को रुपए, ऐसे ये पहले आप पुराने अखबारों में अगर आप देखें तो ये ज मिलेगा आपको और ए भी यहीं लिखा हुआ मिलेगा। अंत, शुद्ध, वर्तमान रूपों में अब हल चिन्हों का प्रयोग अधिक होता है।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, नेपाली, मैथिली, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, असमिया, संथाली, बोडो, उड़िया, मणिपुरी, डोगरी, कश्मीरी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु तथा मलयालम। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहती है। इसका प्रयोग सरकारी कामकाज तथा साहित्य लेखन में नहीं होता, जैसे राजस्थानी, मारवाड़ी, भोजपुरी आदि। जब कोई बोली लिखी जाने लगती है तथा उसमें साहित्य की भी रचना होने लगती है, तब उसे भाषा कहा जाता है, जैसे ब्रज भाषा, अवधी आदि। उपभाषा। बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में पढ़ा लिखा वर्ग भी उसे प्रयोग में लाने लगता है और उसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली आदि बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर ये उपभाषा बन गई हैं। लिपि द्वारा ही भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, नेपाली, गुजराती, मराठी भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अरब तथा उर्दू की लिपि फारसी है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बोलने और लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ समझना भी कठिन होगा। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्य रचना के रूप को निश्चित करता है। व्याकरण हमें भाषा को सही रूप में बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। यह परिभाषा है व्याकरण की। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। इनके अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति तथा रचना, उनके भेदों तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। उत्पत्ति मतलब किसी शब्द को उत्पन्न करना और व्युत्पत्ति मतलब किसी को मिटा देना। इसके अंतर्गत शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों तथा वाक्यों के भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण आदि पर विचार किया जाता है। तो अब हम अभ्यास करते हैं। किस धातु से भाषा बनी है? भाषा शब्द बना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाष। भाषा का प्रयोग कितने रूपों में किया जाता है? 2 रूप। यानी कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषण भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित या इनमें से कोई नहीं। तो भाषण के अंदर हम बोलते हैं, दूसरा सुनकर समझता है, इसलिए यह है मौखिक भाषा। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। और ये प्रश्नों के उत्तर तो आपको पता चल ही गए होंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कौन कौन से रूप हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। मातृभाषा का मीनिंग यानी कि मातृभाषा का अर्थ है मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ से प्राप्त भाषा। वह भाषा जो बच्चा अपने माँ तथा परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख दीजिएगा, यदि माँ गुजराती बोलती है तो बच्चा भी गुजराती बोलेगा, यदि हरियाणवी बोलती है तो बच्चा भी हरियाणवी ही बोलेगा। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है?
किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उपभाषा से आप क्या समझते हैं? उपभाषा वह जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होकर उसका प्रयोग बोली का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में तथा साहित्य में भी उसका प्रयोग होने लग जाए, जैसे कि अवधी, मैथिली, ब्रज भाषा, जिनका प्रयोग साहित्य रचना में भी होता है, वो फिर बोली से उपभाषा बन जाती हैं। निम्नलिखित कथनों में भाषा का कौन सा रूप प्रकट हो रहा है? माँ का बच्चे को लोई सुनाना, इसका उत्तर हो जाएगा मौखिक भाषा। आदित्य द्वारा विद्यालय का गृह कार्य करना, यह लिखित भाषा। माही द्वारा पत्र लिखना, लिखित भाषा। रवि द्वारा गाना गाना, मौखिक भाषा। अब जब रवि गाना गाएगा तो दूसरे सुनेंगे उसको और इससे यह मौखिक भाषा का रूप हो जाएगा। माही अगर पत्र लिखेगी तो वह पत्र दूसरा पढ़कर उसके भाव समझेगा, तो वह लिखित भाषा का उदाहरण हो जाएगा। ध्वनियों का मौखिक रूप लिपि से प्रकट होता है। ध्वनियों का मौखिक रूप लिपि से प्रकट होता है। ध्वनियों का लिखित रूप लिपि से प्रकट होता है, ना कि मौखिक। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, यह सही है। बोली देश भर में बोली जाती है, यह गलत है। बोली सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। पंजाबी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं, यह गलत है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और रोमन अंग्रेजी की लिपि है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा जाता है, यह सही है। वह भाषा जिसे शिशु अपनी माँ तथा परिवार से सीखता उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रयोग देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा किया जाता है। विद्वानों, भाषाविदों एवं शिक्षाविदों द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को मानक भाषा कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है और इसके अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है, मानक भाषा और उपभाषा। मानक भाषा विद्वानों, भाषाविदों एवं शिक्षाविदों द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को मानक भाषा कहते हैं और उपभाषा वह भाषा होती है जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होकर वह साहित्य रचना में प्रयोग में लाने लगते हैं, उसे उपभाषा कहते हैं और इसके उदाहरण हैं ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली। और मानक भाषा के उदाहरण हैं अंतर को, अब हम पहले अंतर को लिखते थे ऐसे, अब लिखने लगे हैं ऐसे। तो ये एक या 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे लेसन के अंदर। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।